अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है, C3 पाथवे और C3 साइकिल भी कहा जाता है, केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। तो इंट्रोडक्टिव लेक्चर में मैंने ये कहा था, शायद आप लोगों को याद होगा कि फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है। एक को लाइट रिएक्शन कहा जाता है और दूसरे को डार्क रिएक्शन कहा जाता है। लाइट रिएक्शन पर मैं वीडियोस बना चुका हूं और अपलोड भी कर चुका हूं। तो इस वीडियो में हम डार्क रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम काज ऑफ नेम लेते हैं कि इसको ये नाम क्यों दिए हैं। देखो, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये कंसीडर करते हैं कि शायद इसको डार्क रिएक्शन का नाम इसलिए दिया होगा कि ये सिर्फ रात के वक्त होता है, अंधेरे में होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डार्क रिएक्शन जो है ये दिन के वक्त भी होता है और रात के वक्त भी होता है। लेकिन डार्क रिएक्शन के लिए डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन का नाम दिया है। लाइट रिएक्शन के लिए डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत होती है, यानी वो डायरेक्ट सनलाइट पर डिपेंडेंट होता है, इसलिए उसको लाइट रिएक्शन का नाम दिया है। डार्क रिएक्शन के लिए डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत नहीं होती, ये डायरेक्ट सनलाइट पर डिपेंडेंट नहीं होता, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन का नाम दिया है। बाकी ये दिन के वक्त भी होता है और रात के वक्त भी होता है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का नाम इसलिए दिया है, जैसा कि अभी मैंने कहा कि ये डायरेक्ट सनलाइट पर डिपेंडेंट नहीं है। C3 पाथवे और C3 साइकिल का नाम इसलिए दिया है कि इस साइकिल में या इस रिएक्शन में हमारे साथ जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन जाता है वो है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट और ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसको C3 पाथवे और C3 साइकिल का नाम भी दिया है। यहाँ पर C का मतलब है कार्बन। केल्विन साइकिल का नाम इसलिए दिया है कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मेल्विन केल्विन, उसने इस रिएक्शन को डिस्कवर किया था, इसलिए इसको केल्विन साइकिल का नाम भी दिया है। डार्क रिएक्शन जो है ये स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। आई होप आप लोगों ने क्लोरोप्लास्ट को स्टडी किया होगा। डार्क रिएक्शन जो है ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट वन है कार्बोक्सिलेशन, या इसको कार्बन फिक्सेशन भी कहा जाता है। सेकंड वन है रिडक्शन और थर्ड वन है रिजनरेशन ऑफ राइबोलोज बाइफॉस्फेट। अब यहाँ पर ये भी नोट कर ले, लाइट रिएक्शन में भी मैंने ये कहा था, इस रिएक्शन में ये ATP और NADPH जो है ये यूज होते हैं। तो ये कहां से आते हैं? ये लाइट रिएक्शन से आते हैं। ATP जो है ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होती है। NADPH मॉलिक्यूल जो है ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होते हैं। तो डार्क रिएक्शन जो है ये डायरेक्ट सनलाइट पर तो डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन लाइट रिएक्शन पर डिपेंडेंट है, या लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उस पर डिपेंडेंट है। यानी अगर लाइट रिएक्शन स्टॉप हो जाए फिर डार्क रिएक्शन जो है ये भी स्टॉप हो जाएगा। राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट, ये 5 कार्बन शुगर कंपाउंड है। ये ऑलरेडी स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्लांट एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करती है स्टोमेटा के थ्रू। तो यहाँ पर 1,5-बाइफॉस्फेट का मतलब ये है कि राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट जो है ये 2 फॉस्फेट ग्रुप पर मुश्तमिल है। एक फॉस्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है और दूसरा कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है। अब यहाँ पर मैंने राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट के भी 6 मॉलिक्यूल लिए हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के भी 6 मॉलिक्यूल लिए हैं। तो ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं रुबिस्को एंजाइम की मौजूदगी में, और 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो बन जाता है, 6 कार्बन कंपाउंड। अब यहां पर ये भी MCQs के लिए नोट कर लें, रुबिस्को एंजाइम इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन नेचर। तो ये जो स्टेप है इसको
कार्बोक्सिलेशन और कार्बन फिक्सेशन कहा जाता है। कार्बोक्सिलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। तो जब राइबोलोज बाइफॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो जाते हैं रुबिस्को एंजाइम की मौजूदगी में 6 कार्बन कंपाउंड जो है ये बन जाता है। अब ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है ये अनस्टेबल होता है, ये ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। तो फिर ये क्या कर लेता है, ये इस तरह स्प्लिट हो जाता है और 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लाइसरेट जो है ये बन जाते हैं। अब यहां पर ये नोट कर लें, यहां पर हमारे साथ टोटल 6 मॉलिक्यूल हैं और हर मॉलिक्यूल 6 कार्बन पर मुश्तमिल है। तो यहां पर जब हर मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में स्प्लिट हो जाता है तो हमारे साथ टोटल 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लाइसरेट बन जाएंगे। देखो यहां पर टोटल 6 मॉलिक्यूल हैं और हर मॉलिक्यूल 6 कार्बन पर मुश्तमिल है। यहां पर टोटल 12 मॉलिक्यूल बन जाएंगे 3 फॉस्फोग्लाइसरेट के और हर मॉलिक्यूल 3 कार्बन पर मुश्तमिल होता है। 3 का मतलब है कि फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच है। 3 फॉस्फोग्लाइसरेट जो है इसकी कन्वर्जन हो जाती है 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरेट में। इसके भी 12 मॉलिक्यूल होंगे, जाहिर सी बात है। तो इस स्टेप में 12 एटीपी मॉलिक्यूल जो है ये यूज हो जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं एडीपी में। एडीपी मॉलिक्यूल जो है ये फिर चले जाते हैं लाइट रिएक्शन में, वहां पर फिर इसकी रिजनरेशन होती है इनटू एटीपी। यहां पर 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरेट का मतलब ये है, बाई का मतलब है 2, 1,3 का मतलब है कि एक फॉस्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है और एक फॉस्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच है। अब यहां पर ये भी नोट कर लें, यहां पर एक फॉस्फेट ग्रुप है और यहां पर 2 फॉस्फेट ग्रुप हैं। तो यहां पर इसलिए 2 फॉस्फेट ग्रुप हो गए क्योंकि एक फॉस्फेट जो है वो एटीपी ने डोनेट किया। 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरेट जो है इसकी कन्वर्जन हो जाती है ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। इसके भी 12 मॉलिक्यूल होंगे, जाहिर सी बात है। तो इस स्टेप में 12 NADPH मॉलिक्यूल जो है ये यूज हो जाते हैं और ये चेंज हो जाते हैं NADP में। NADP मॉलिक्यूल जो है ये चले जाते हैं लाइट रिएक्शन में, वहां पर फिर इसकी रिजनरेशन होती है इनटू NADPH। तो यहां पर 3 फॉस्फेट का मतलब ये है कि फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच है। अब ये जो स्टेप है इसको रिडक्शन कहा जाता है। क्यों रिडक्शन कहा जाता है? क्योंकि इसमें इस स्टेप में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है टू 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरेट, जिसके नतीजे में ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ये बन जाता है। तो इसलिए इसको रिडक्शन कहा जाता है। यानी यहां पर क्या हो जाती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो जाती है और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो जाती है टू 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरेट। अब यहां पर 2 फॉस्फेट ग्रुप है और यहां पर 1 फॉस्फेट ग्रुप है, यानी इस स्टेप में एक फॉस्फेट भी रिलीज हो जाता है। अब ये 12 मॉलिक्यूल है ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। तो 12 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ये सेपरेट हो जाते हैं और 10 मॉलिक्यूल जो है ये रिमेन हो जाते हैं, ये बाकी रह जाते हैं। यहां पर ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है G3P, यानी ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यहां पर B3 का मतलब है कि फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच हैं। अब यहां पर 2 मॉलिक्यूल है G3P के और हर मॉलिक्यूल 3 कार्बन पर मुश्तमिल हैं। तो ये 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और ग्लूकोज जो है ये बना लेता है। ग्लूकोज जो है ये 6 कार्बन कंपाउंड है।
ये 10 मॉलिक्यूल जो है G3P के, ये फिर कन्वर्ट हो जाते हैं राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में। इस स्टेप में भी 6 एटीपी मॉलिक्यूल यूज हो जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं एडीपी में। एडीपी मॉलिक्यूल जो ये फिर चले जाते हैं लाइट रिएक्शन में, वहां पर फिर इसकी कन्वर्जन होती है इनटू एटीपी। तो इस स्टेप को रिजनरेशन ऑफ राइबोलोज बाइफॉस्फेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट की रिजनरेशन हो जाती है। अब यहाँ पर ये भी नोट कर लें, यहाँ पर जो कन्वर्जन है G3P की राइबोलोज बाइफॉस्फेट में, ये इतना इजीली नहीं होता जैसा कि यहाँ पर मैंने शो किया है। यहाँ पर इस स्टेप में मैनी इंटरमीडिएट रिएक्शन होते हैं और उसको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह G3P जो है ये राइबोलोज बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर इस रिएक्शन का जो आउटपुट है वो ग्लूकोज है और जो इनपुट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और यहाँ पर ये पॉइंट भी नोट कर ले, जैसा कि इस स्टेप में रूबिस्को एंजाइम जो है ये यूज होती है, इसी तरह बाकी जो स्टेप है इसमें भी डिफरेंट एंजाइम यूज होते हैं। मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताता चलो इस रिएक्शन के बारे में, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज है, मेजॉरिटी स्टूडेंट को पता नहीं होता। फर्स्ट एमसीक्यूज ये है, देखो सिंगल डार्क रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज बाइफॉस्फेट और एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कंबाइन हो सकते हैं। तो यहां पर मैंने इसके भी 6 मॉलिक्यूल लिए हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के भी 6 मॉलिक्यूल लिए हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो साइकिल मैंने शो किया है ये सिंगल डार्क रिएक्शन का नहीं है, ये मैंने कलेक्टिवली 6 डार्क रिएक्शन का साइकिल आप लोगों को शो किया है, 6 डार्क रिएक्शन का। तो फर्स्ट एमसीक्यूज ये है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए 6 डार्क रिएक्शन जो है ये नेसेसरी होते हैं, ये एसेंशियल होते हैं। सेकेंड एमसीक्यूज ये है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए 6 एटीपी एंड 12 एटीपी, टोटल 18 एटीपी नेसेसरी होते हैं। थर्ड एमसीक्यूज ये है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए 12 NADPH मॉलिक्यूल नेसेसरी होते हैं, 12 NADPH मॉलिक्यूल नेसेसरी होते हैं। फोर्थ एमसीक्यूज ये है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए 12 लाइट रिएक्शन जो है ये नेसेसरी होते हैं। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए 12 लाइट रिएक्शन नेसेसरी होती हैं। तो एक डार्क रिएक्शन के लिए कितने लाइट रिएक्शन नेसेसरी होंगे? अब यहां पर ये नोट कर लें, इसको 6 पर डिवाइड कर लें तो हमारे साथ 2 आ जाएगा। अब यहां पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए 6 डार्क रिएक्शन नेसेसरी होते हैं और 12 लाइट रिएक्शन नेसेसरी होते हैं। लेकिन एक डार्क रिएक्शन के लिए 2 लाइट रिएक्शन जो है ये नेसेसरी होते हैं। ये कुछ एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको अपने साथ नोट कर लें। तो ये था डार्क रिएक्शन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।